बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, सेकंड सेमेस्टर बीएस केमिस्ट्री, फिज़िक्स, बॉटनी, ज़ूलॉजी, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अल्काइल हैलाइड का चैप्टर हमने स्टार्ट किया हुआ था और उसमें आज हमारा टॉपिक है SN1 मैकेनिज़्म। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस में दो मैकेनिज़्म हैं, एक SN1 और एक को हम SN2 कह देते हैं। SN1 जो ये 2 स्टेप मैकेनिज़्म है जिसमें पहले कार्बोकेटाइन बनता है और उसके बाद फिर रिएक्शन कंप्लीट होता है। तो इसकी डिटेल की तरफ हम आते हैं। ये देखें, रिएक्शन आपके सामने है। RX एक अल्काइल हैलाइड को रिप्रेजेंट कर रहा है और Y जो है अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल को। अच्छा, इसमें होता यह है कि RX जो है ये पहले स्लो स्टेप में, फर्स्ट स्टेप के अंदर ये X यहाँ से अपना बॉन्ड अलहदा कर लेगा, R पर आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज एक तरह का कार्बोकेटाइन बन गया और ये X माइनस। अब नेक्स्ट स्टेप में ये दो आइंस बन गए ना, न्यूक्लियोफाइल और ये कार्बोकेटाइन। तो साउजर रिएक्शन इसका वेरी फास्ट होगा, ये प्रोडक्ट बन गया। द फर्स्ट स्टेप, द ब्रेकिंग ऑफ CX बॉन्ड इज यूजुअली वेरी स्लो एज कंपेयर्ड टू द सेकंड स्टेप। The overall rate of the reaction is thus determined by the rate of ionization, यानी इस पर डिपेंड करेगा। The first step is the rate determining step. Since only one molecule RX undergo change in covalence in the rate determining step, the two-step SN reactions are said to be unimolecular and are called as SN1 reaction, where S is for substitution, N is for nucleophilic and 1 is for unimolecular. ये काइनेटिक्स ऑफ SN1 और कन्फिग्रेशन यानी स्टीरियो केमिस्ट्री दो चीज़ें हैं कि एविडेंस ऑफ SN1 रिएक्शन थ्रू काइनेटिक्स। तो इसमें एक सीधी सादी बात यह है कि जब इस रिएक्शन को स्टार्ट किया गया, रेट इज इक्वल टू K एंड अल्काइल हैलाइड। दूसरी चीज़ क्या है, वो न्यूक्लियोफाइल, अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल है। अब जिस वक्त कंसंट्रेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड को इंक्रीज किया गया तो उससे रेट भी बढ़ गया। अगर कंसंट्रेशन को डबल किया तो रेट डबल हो गया, इसे 3 गुना किया तो रेट भी 3 गुना हो गया। इसका मतलब है कि के आर एक्स की पावर 1 के जो रेट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी इसका ऑर्डर जो हो क्या हो गया, 1 हो गया। मॉलिक्यूलरिटी तो 1 है इसकी जब ऑर्डर 1 हो रहा है। अब जिस वक्त इस y की कंसंट्रेशन को हमने डबल किया या 3 गुना किया तो इससे कोई इफेक्ट नहीं हुआ रेट के ऊपर। सो चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड पर ये डिपेंड करेगा। तो एक मॉलिक्यूल क्योंकि इस रिएक्शन में हिस्सा ले रहा है, सो इट इज कॉल्ड एज यूनिमॉलिक्यूलर। ये टर्शियरी अल्काइल हैलाइड इसमें हिस्सा लेते हैं तो इस पर एक OH न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। वाटर एज ए सॉल्वेंट है, पोलर सॉल्वेंट, तो Br अलहदा हो गया, OH इसकी जगह पर अटैक। ये तो ओवरऑल रिएक्शन लिखा ना हमने। तो इसमें जो रेट इसका होगा वो टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड जो है जस्ट इसकी कंसंट्रेशन पर डिपेंड करेगा। बेस की कंसंट्रेशन को बदलने से इस पर कोई इफेक्ट नहीं होता। तो इसीलिए हमने ये इसका रेट लॉ जो है ये डिटरमिन किया। तो इससे ये यूनिमॉलिक्यूलर ये फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को शो कर रहा है, क्योंकि कोवेलेंसी में सिर्फ एक मॉलिक्यूल अल्काइल हैलाइड का हिस्सा ले रहा है, अल्काइल ब्रोमाइड का। हाइड्रोक्साइड आयन इज नॉट इन्वॉल्व्ड, दैट इज व्हाई it is a unimolecular nucleophilic substitution reaction.
The hydroxide ion must combine with the electrophilic carbon in a second step, a subsequent step, which is faster than the rate step. The SN1 mechanism is consistent with the kinetic behavior. ये स्लो है, ये फास्ट है. Solubilisis of tertiary butyl bromide in aqueous acetone, which is a good solvent for the halide ion. तो इसमें देखें कि भी ये फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक शो कर रहा है. फिर स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ SN1 रिएक्शन. देखें, स्टीरियोकेमिकल रिएक्शन को हम इस तरह से देखिए वाजे कर रहे हैं से ये एक ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है. R1, R2, R3 तीन इसके साथ अल्काइल ग्रुप्स हैं. क्योंकि ये तीनों डिफरेंट हैं तो ये एसिमेट्रिक कार्बन हो जाएगी, ये ऑप्टिकली एक्टिव भी होगा. और ये फिर जो ही इससे हेलाइड आयन अलहदा होगा तो ये कार्बोकेटाइन प्लेनर स्ट्रक्चर इसका बन जाएगा. और जब इस पर ये अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तो इसकी अटैचमेंट यहाँ पर हुई है और ये भी ऑप्टिकली एक्टिव है. ये भी ऑप्टिकली एक्टिव है और ये भी ऑप्टिकली एक्टिव प्रोडक्ट बन गया. अब हम इसकी थोड़ी सी वजाहत कर देते हैं. द ट्राईवेलेंट कार्बन एटम of the carbocation is sp2 hybridized. यानी यहाँ तो sp3 थी ना हाइब्रिडाइजेशन, इधर आकर ये क्या बन गई, sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगी. एंड 3R ग्रुप्स आर इन वन प्लेन. ये जैसे ये एक ही प्लेन में आ गए. देयर इज एन एम्प्टी p ऑर्बिटल इन द ट्राईवेलेंट कार्बन. sp2 में एक अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल होगा ना, और वो परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द रेस्ट ऑफ द मॉलिक्यूल हो. यानी ये p ऑर्बिटल इसके साथ राइट एंगल पर होगा. सपोज empty p orbital is lying in the plane of the paper and R1, R2, R3 and carbon are in the plane perpendicular to the plane of the paper. It is clear that, यानी ये अगर इस तरह की कंडीशन है, अब जब न्यूक्लियोफाइल इस पर अटैक करेगा, या तो इससे P के इस तरफ आकर अटैक करेगा या P के इस तरफ अटैक करेगा. अगर इधर से अटैक करता है तो अटैचमेंट इधर हो जाएगी, अगर इधर से अटैक करता है तो अटैचमेंट इसकी इस तरफ से हो जाएगी. तो ये दो इसकी पॉसिबिलिटीज़ बन जाएंगी. इसीलिए 50% इसमें कॉन्फ़िगरेशन जो इसकी वो चेंज हो जाएगी और ये इसकी स्टीरियो एक आ जाएगी एविडेंस. अब देखें, इसी बात को ही सारा इसमें वजाहत देखें की हुई है. मैं इसे ज़रा रीड कर देता हूँ ताकि बात क्लियर हो जाए. Y जो कि अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल है कैन अटैक itself to the p orbital either on the left side or on the right side of the trivalent carbon with equal facility. The expected product should therefore be completely racemized. The product should be a 50-50% mixture of the two enantiomers and consequently optically inactive. ये रेसिमाइजेशन ये होता है कि यानी एक जो इसका देखें ना, यहाँ मैं इसे दोबारा दिखा देता हूँ. ये जैसे था एक्स इसमें इस साइड पर है, इसमें वाई भी उसी साइड पर आ गया. तो चांसेस क्या होंगे कि 50% वाई इस तरफ अटैच हो, 50% वाई इस तरफ अटैच हो. यानी ये भी ऑप्टिकली एक्टिव होगा, दूसरा भी ऑप्टिकली एक्टिव होगा, लेकिन दोनों की जो ऑप्टिकल एक्टिविटी एक दूसरे के अपोजिट हो जाएगी. तो ऐसा मिक्सचर जिसमें दो ऑप्टिकली एक्टिव और अपोजिट ऑप्टिकली एक्टिव मौजूद हों, इनैंशियोमर्स या आइसोमर्स, उसे हम रेसिमिक मिक्सचर का हम नाम दे देते हैं. ये जो रेसिमाइजेशन को उन्होंने नाम दिया है. However, the majority of the cases where SN1 mechanism is known to operate, the substitution reactions are attended by only racemization part of the reaction, resulting in inversion of the configuration. This behavior is explained on the ground that carbocation intermediates in S1 reactions
vary in stability and consequently in reactivity depending on their structure. Those carbocations which are relatively of high energy react with the attacking nucleophile before the leaving group had a chance to go for NF. Thus, the side of the carbon atom to which the leaving group was attacked before ionization is somewhat shielded from the attack of the Y. The attack of the Y occurs more, leading to partial inversion of configuration. The product therefore is not completely racemized but has some optical activity. अब देखें ये जो पैरा इसमें मैंने पढ़ा है इसकी मैं ना थोड़ा सा इसको सिंपल करके आपको बयान कर देता हूँ कि मैं ये इस एग्जांपल पे वापस आ जाता हूँ। ये इजी ज़रा एग्जांपल है। अच्छा, इसमें ये कहा गया कि देखें ना, जब ये एक्स यहाँ से अलहदा होगा तो ये कार्बोकेटाइन बन जाएगा। आपको पता है ये कार्बोकेटाइन 3 किस्म के हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। अच्छा, फिर उन्होंने ये कहा कि हर कार्बोकेटाइन की अपनी फिर स्टेबिलिटी है। जितना स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी उतना ही उनके चांसेस उस प्रोडक्ट के बनने के ज़्यादा हैं। अब मसलन टर्शरी कार्बोकेटाइन आपको पता है ज़्यादा स्टेबल होता है ना। अच्छा, फिर दूसरी बात उन्होंने ये कही कि जो ही ये ग्रुप इसे छोड़ेगा, जब तक ये यहाँ से दूर न चला जाए तो इसकी जो स्ट्रक्चरल या आयनिक जो रिपल्शन है इस वाई के ऊपर वो बरकरार रहती है। जो ही ये दूर चला जाएगा फिर ये वाई उस पर यहाँ आकर क्या करेगा, अटैक करेगा। यानी ये इन दोनों चीज़ों का वही बात, वही टाइमिंग फैक्टर जो मैंने शुरू में कहा था कि सब्स्टिट्यूशन में वही टाइमिंग फैक्टर सारा आ रहा है कि क्या टाइम उसमें जल्दी हो रहा है या स्लो हो रहा है। तो उसकी बुनियाद पर अब देखें हमने इसमें ये कहा है, इस रिएक्शन में ये जो मैंने एग्जांपल दी कि ये 50-50% इसमें यानी रेसमिक मिक्सर बन जाता है और वो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाता है। लेकिन बास केसेस में ऐसा नहीं होता। उसकी वजह क्या है कि ये जो स्टेबिलिटी ऑफ द कार्बोकेटाइन है उस पर डिपेंड करते हुए जो प्रोडक्ट है उसकी नेचर बदल जाती है। यानी बास का 50% इन्वर्जन है, बास का 30% इन्वर्जन है, इससे कम भी इन्वर्जन हो सकती है, रिटेंशन ज़्यादा होगी। तो इसी पॉइंट को ये इसमें सारा जो है इसकी वजाहत की हुई है। यही जो बात आगे की हुई है ना, इसके ये नीचे वाले प्यारे में आप देख लें। अच्छा, ऑन द अदर हैंड when the carbocation intermediate is stable, it can exist long enough to allow the departure of the leaving group to such a distance that both sides of the group exert less and less shielding effect on its side of the carbocation. As the stability of the carbocation increase, the SN1 reactions in which the intermediate's carbocation is more stable will result in greater racemization. The percentage of reaction leading to inversion of configuration being smaller. तो ये उसकी आगे फिर एग्जांपल आ गई। ये एक मालिक्यूल तो ज़रा बड़े शो किए हुए हैं कि मसलन ये इसमें क्लोराइड यहाँ अटैच है, ये ऑप्टिकली एक्टिव है। इस पर एथॉक्साइड आयन इस क्लोराइड को रिप्लेस करता है SN2 में और एथेनॉल की प्रेजेंस, तो ये 100% इन्वर्जन होगी इसमें। अच्छा, फिर अगर ऐसा है देखें कि ये भी ऑप्टिकली एक्टिव है, इसमें मेथनॉल जो है ये सॉल्वेंट है, तो मेथनोलाइसिस हम इसे नाम दे रहे हैं, ये एथेनोलाइसिस कहला रहा है ये वाला जो है। तो इसमें पता है रिप्लेसमेंट देखें ना कहाँ से हो रही है। OCH3 ग्रुप जो है ये वाला, ये यहाँ अटैच हो गया, ये पूरा ग्रुप रिप्लेस हो गया इसमें से। तो ये वाला H इसका इसके साथ मिलकर ये थैलिक एसिड बन गया और OCH3 ने यहाँ अटैचमेंट कर ली। अच्छा, ये कंप्लीटली रेसिमाइज हो जाएगा दिस वन। अच्छा, इसमें फिर आप देखें C जो है ये SN1 है और इसमें एक्वस एसीटोन ऐड की 80% एक्वस एसीटोन है। तो ये Cl को रिप्लेस करके H इसका इसके साथ मिलकर OH यहाँ आ गया।
अब देखिए 90% ये रेसिमाइज है, 3% इसके अंदर जस्ट इन्वर्जन इन दी कॉन्फ़िगरेशन हुई है। नेक्स्ट भी इसी तरह से है कि SN1 है, ये भी 34% रेसिमाइज है और 66% इन्वर्टेड है। Reaction B, C and D as indicated are two-step reaction. The stability of the carbocation intermediate decrease from reaction B to D and the percent of inversion increase in the same order. The rate of SN2 reaction depend not only on the concentration of the two reactants but also on their nature and the nature of the solvent in which the reaction is carried out. The concentration and the nature of the attacking nucleophile, however, does not affect the rate of SN1 reaction. मसलन जो टर्शियल काइलाइड हैं ये जो है शो करते हैं SN1, प्राइमरी शो करते हैं SN2, फिर अगर पोलर सॉल्वेंट है तो इसमें SN1 हो जाएगा, अगर नॉन पोलर है तो फिर इसमें SN2 मैकेनिज्म भी शो करेंगे। अब इसके बाद हम नेक्स्ट जो पढ़ेंगे लेक्चर उसमें फैक्टर इफेक्टिंग दी SN रिएक्शंस को स्टडी करेंगे। तो बस आज का ये लेक्चर यहीं कंप्लीट हम करते हैं, इन्हें आपने तैयार कर लेना है। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह की अमान।